कौवा बिरयानी खा ली है। 20 डेज प्लेस तुम लोगों का चल रहा है एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर एक नया और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CSEET लीगल एप्टीट्यूड यानी कि लॉ की इस क्लास में। तो इस एलिमेंट ऑफ कंपनी लॉ या फिर वी कैन से कि कंपनीज एक्ट 2013 में हम लोग क्या क्या डिस्कशंस करेंगे, हमने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और जो 3 पार्ट में डिवाइड किया है उसमें तुम्हारे सामने इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो 5 टॉपिक में डिस्कस करने जा रहा हूं उसकी लिस्ट अभी तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टुडेस टॉपिक के नाम से अभी तुम लोगों के सामने यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले उन 5 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर 2 वीडियोस बैक टू बैक तुम लोगों के पास होंगे जिसमें हम लोग पूरे के पूरे इस एलिमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट वाले चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि भाई ये कंपनीज एक्ट 2013 क्या होता है, तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, कंपनीज एक्ट 2013 एक कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट के साथ साथ एज वेल एज होता है, वो एज वेल एक क्या होता है, एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए भी एक तरीके से गुटके का काम करती है। सर गुटका मतलब क्या? अरे देखो ना यार भाई, मेरी बात सुनो तुम लोग ध्यान से। जो भी वो खारमंजन करने वाले इंसान होते, जो भी पान तंबाकू गुटखा खाने वाले इंसान होते, भले ही वो दुनिया में कहीं पे भी पहुंच जाए, उनकी पॉकेट में ना वो गुटके की पुड़िया तुम लोगों को मिली जाएगी। तो जिस तरीके से खारमंजन पान तंबाकू गुटखा खाने वाले इंसान के साथ में हमेशा, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसके साथ साथ वो पान तंबाकू गुटखा चलते रहता है, ठीक उसी तरीके से सोसाइटी तुमसे, इस धरती का हर एक इंसान तुमसे बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी या CS स्टूडेंट ये उम्मीद रखता है कि तुम लोगों को कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस बाय हार्ट लर्न होंगे, या बाय हार्ट लर्न नहीं भी है तो भी तुम लोगों को हर एक प्रोविजंस की एक बेसिक क्या है वहां पर नॉलेज है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तुम लोगों के लिए गुटके समान है, मतलब तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो देखो साहब, सबसे पहले हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 पे जाने से पहले हम लोग बेसिक मीनिंग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार एक कंपनी का मीनिंग क्या होता है, कंपनी का मीनिंग आया कहां से था, कंपनी के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, कंपनी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस से भी पहले हम लोग इसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों सुनिएगा ध्यान से, अभी तक तुमने जिस भी स्टडी मटेरियल से पढ़ा हो, जिस भी टीचर के नोट से पढ़ा हो, या अपने सेल्फ स्टडी के लिए तुम लोगों ने जो भी नोट्स बना के रखे, उन सारे नोट्स को तुम लोग ओपन रखना। फटाफट से मैं पूरा की पूरा क्विक रिकैप करवाऊंगा यहां पर, जो जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां पे 1-on-1 बेसिस पे कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सर एक कंपनी वर्ड आया कहां से है? सुनना ध्यान से, कंपनी वर्ड जो है ना वो 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। सर 2 वर्ड कौन कौन से? दोनों लैटिन वर्ड है, मतलब बेसिकली जो आपका कंपनी वर्ड है वो लैटिन वर्ड कम प्लस पेनिस से मिलके बना है। ओके, अब बोले कम प्लस पेनिस का मतलब क्या? कम का मतलब होता है टुगेदर एंड पेनिस का मतलब होता है फॉर ब्रेड। इट मीन्स व्हाट, कि भाई एक तरीके से ये लोगों का एसोसिएशन है, ये एक तरीके से लोगों का मिलाप है। किस पर्पस के लिए? भाई कोई बिजनेस सेटअप करना है, उस बिजनेस से इनकम होगी और उस इनकम को क्या करेंगे ये लोग अपने बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो भाई इट इज अ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किस चीज के लिए? फॉर देयर ब्रेड। ब्रेड के आगे बटर नहीं जोड़ना है नालायक को, केवल और केवल क्या लेना है तुमको? ब्रेड लेना है। ओके, तो कंपनी वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से आया है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। कंपनी वर्ड बेसिकली लैटिन वर्ड से आया है और लैटिन वर्ड 2 वर्ड से मिलके बना है, एक है कम, दूसरा है पेनिस। कम का मतलब होता है टुगेदर और पेनिस का मतलब होता है फॉर ब्रेड, मतलब रोजी रोटी की जुगाड़ करने के लिए कुछ लोगों का साथ में मिलकर कुछ एक्टिविटीज करना और उस एक्टिविटीज से प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को शेयर करना। इसी इंटेंशन से ये लोग क्या करते हैं साहब, यहां पर कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। आराम से, कौवा बिरयानी खा ली है। तो ये एक बेसिक मीनिंग हुआ हमारा भाई कंपनी का। उसके बाद बात आती है, फटाफट से देखो, मैं तुम लोगों को स्टडी मटेरियल में भी दिखाऊंगा। फिर उसके बाद बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी। एंड यू नो व्हाट, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। 11 तरीके के 11 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक कंपनी के। देखो सुनना, बेसिक बातें करते हैं हम लोग किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल XYZ लिमिटेड, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस का ले लो, फॉर एग्जांपल TCS दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का एग्जांपल ले लो। देखो साहब,
कंपनी का एक सुपर्ब कैरेक्टरिस्टिक्स है, और वो सुपर्ब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या, यू नो व्हाट, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। अब ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मीनिंग क्या होता है? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मीनिंग होता है दोस्तों कि भाई कंपनी में पीपल में कम एंड गो, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आना है तो आओ, जाना है तो जाओ, मनाएंगे नहीं। बेसिकली कंपनी इस फिलॉसफी पे काम करती है। नहीं सर, आप प्रैक्टिकली बताओ कि होता कैसे। देखो साहब, 3 लेयर होती है कंपनी में, देयर आर 3 लेयर्स। ध्यान से सुनना, बहुत बेसिक ग्रास रूट लेवल से मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कशन करने वाला हूं। देयर आर 3 लेयर्स। नंबर 1, पैसा लगाने वाले जो लोग होते हैं ना इंसान, वो होते हैं भाई शेयर होल्डर। दूसरा, उस पैसों को यूटिलाइज करने वाले जो लोग होते हैं ना कंपनी में, वो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और वो जिनके नाम से पैसों को यूटिलाइज करते हैं ना भाई, वो होती है कंपनी। तो इन अ कंपनी देयर आर 3 लेयर्स। पहला, पैसा लगाने वाला कोई और, उसको यूटिलाइज करने वाला कोई और किसी और के नाम से क्या होता है, वो पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कंपनी में क्या होती है भाई, 3 लेयर्स होती है। अब ये जो 3 लेयर्स होती है, इन 3 लेयर्स में क्या होता है भाई कि जिस इंसान ने पैसा लगाया है उसको नहीं पता है, उसके हाथ में कंपनी का मैनेजमेंट नहीं है, जो पर्सन मैनेजमेंट कर रहा है भाई उसके पास भी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं है कि वो अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकता है, एंटर्ड हो सकता है। तो अब यहां पर कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब यह है भाई कि कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर तीनों अलग अलग इंसान है भाई। यहां पर मतलब शेयर होल्डर के आने या जाने से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के आने या जाने से कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पीपल में कम एंड गो बट स्टिल कंपनी रिमेन सेम। कंपनी जो है वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था हमारी कंपनी का, दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। एंड यहां पे तुम लोगों ने डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ पढ़ा होगा, और उस केस लॉ का नाम जल्दी से तुम लोगों को पता होना चाहिए, सैल्मोन वर्सेस सैल्मोन एंड कंपनी लिमिटेड। काफी सारे लोग इसको सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी लिमिटेड भी बोलते हैं, इट्स ओके, बट ये केस लॉ तुम लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। उसी के साथ साथ मैंने तुम लोगों के लिए जो स्टडी मटेरियल है, वो स्टडी मटेरियल के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को एज इट इज यहां पर प्रेजेंट करके रखा है, जिसके ऊपर हम लोग फटाफट से 1-1, 2-2 मिनट का डिस्कशंस करके हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आप लोगों की स्क्रीन पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी, एंड इन टोटलिटी में तुम लोगों को बोल चुका हूं कि 11 टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के। तो हम लोग 1-on-1 बेसिस पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए डिस्कशंस करते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स था दैट इज कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिया है। सेकंड जो है भाई, सेकंड किसकी बात करता है, लिमिटेड लायबिलिटी। यस माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी के अंदर जो भी उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उन शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। कैसे लिमिटेड होती है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कंपनी 3 टाइप की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। हमारे इंडिया में 99% कंपनीज जो है, 99% कंपनीज जो है वो कौन सी होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स। और लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या कि भाई शेयर होल्डर का जितना अनपेड अमाउंट ड्यू है, जितना अनपेड अमाउंट उनको पे करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, उनकी लायबिलिटी जो है वो वहीं तक रहती है, उससे ज्यादा अमाउंट उन लोगों को पे करने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपनी का, वो है भाई परपेचुअल सक्सेशन। वही परपेचुअल सक्सेशन मतलब परपेचुइटी का मतलब होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब भाई कि कंपनी कभी भी खत्म नहीं होती है अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप उसको एंड नहीं करो, जब तक आप उसका डिसोल्यूशन नहीं करो। इट मींस व्हाट, जब तक आप कंपनी के डिसोल्यूशन की प्रोसीजर नहीं स्टार्ट करोगे भाई, तब तक कोई कंपनी खुद से अपने आप से एंड अप नहीं होती है। नेक्स्ट जो डिस्कशन है भाई, सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी वाला पॉइंट तुम लोगों को यहां पर ध्यान से समझ में आना चाहिए। इसके लिए तुम्हारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई ये सेपरेट प्रॉपर्टी बोलता क्या है। देखो साहब, हम लोग बोलते हैं कि जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में ऑनर होते हैं, ऑनर होते हैं, ऑनर होते हैं, पर वो कंपनी में ऑनर होते हैं, लेकिन सुनना मेरे भाइयों ध्यान से, केवल और केवल अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग ओनली। केवल और केवल प्रॉफिट शेयरिंग के लिए वो ऑनर होते हैं, और जितना प्रॉफिट हुआ है उन प्रॉफिट में उनकी हिस्सेदारी होती है। और ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना है तुम लोगों को बिल्कुल। कंपनी जो एसेट्स अक्वायर करके रखती है, तुमको कंपनी की बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखती है, वो एसेट्स कंपनी अपने सेपरेट नेम से अक्वायर करके रखती है, और उस पर किसी भी शेयर होल्डर का राइट नहीं होता है। और जब भी कंपनी का डिसोल्यूशन होगा तो कोई भी शेयर होल्डर ये नहीं बोलेगा भाई कि इस प्रॉपर्टी में हमको भी हिस्सा मिलना चाहिए। तो सुनो मेरी बात यहां पर ध्यान से, कहने का मतलब ये है भाई कि जो सेपरेट प्रॉपर्टी की हम लोग बात करते हैं, सेपरेट प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि कंपनी कैन होल्ड, कैन अक्वायर, कैन ट्रांसफर, कैन एंटर इनटू एनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विथ हिज ऑन नेम। व्हाई? बिकॉज
कंपनी अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो सकती है। आगे वाले कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट जो है वो आने वाला है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या? सुनना भाई, मेरे पास में ना रिलायंस के 1000 शेयर्स है। क्या आप बात कर रहे हो सर? आपके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर है, मतलब भाई आप तो दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। अरे नहीं भाई नहीं, मजाक कर रहा हूं, हाइपोथेटिक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि सपोज अज्यूम कर लो मेरे पास में रिलायंस के 1000 शेयर्स है। कल में यदि मुझे पैसों की जरूरत पड़ी और मैंने मेरे 1000 शेयर्स किसको भेज दिए? भाई वो गुजराती आदमी जो तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आता है, उसके पास बहुत पैसा है, अथाह पैसा है भाई। मैंने क्या बोला कि देसाई साहब ये 1000 शेयर्स में आपको ट्रांसफर कर रहा हूं, इसके बदले आप मुझे जो भी इसकी मार्केट वैल्यू है उस मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या कर लेना, पैसा दे देना। वो हमारा गुजराती भाई, वो गुजराती इंसान, वो गुजराती मानुस रेडी हो गया मुझे मार्केट प्राइस के हिसाब से उस शेयर्स के पैसे देने के लिए। तो क्या ऐसे में मुकेश अंबानी को कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नहीं साहब, उसके रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के पर डे हजारों शेयर्स ट्रेड होते हैं। क्यों? बिकॉज कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसके जो शेयर्स होते हैं वो शेयर्स कैसे होते हैं, फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। लेकिन सुनना ध्यान से, यहां पर ना प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का ध्यान में रखना है तुम लोगों को। प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 में डिफाइन की गई है, जहां पे बोला गया है कि भाई एक प्राइवेट कंपनी अदर देन मेंबर किसी और को अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकती है। पब्लिक को शेयर सब्सक्रिप्शन के लिए इन्विटेशंस भी नहीं दे सकती है। अभी जब हम लोग आगे टाइप्स ऑफ कंपनी वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हमको ये तमाम डिस्कशंस देखने के लिए मिलेगा। तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि फ्रीली ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स किस कंपनी के केस में होगी भाई? पब्लिक कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में भी है, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो केवल और केवल अपने मेंबर के बीच में क्या कर सकते हैं, वहां पर शेयर्स वगैरह ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, कैपेसिटी टू बी स्यू एंड बी स्यूड। इसका मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी अपने नेम से किसी के भी ऊपर सूट फाइल कर सकती है और कोई भी थर्ड पार्टी कंपनी के ऊपर उसके खुद के नाम से क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। सूट का मतलब केस फाइल कर सकता है। आगे कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कंपनी अपने खुद के नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, भले ही वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, भले ही उसके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, बट स्टिल भले ही उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होंगे लेकिन अपने पर्सनल नेम से नहीं होंगे। किसके नाम से होंगे? फिर वो कंपनी के नेम से एंटर्ड होते हैं। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ एक्शन। यहां पर इन्होंने बताया चूंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन होती है तो इसीलिए यहां पर हर एक फैसला कंपनी खुद नहीं कर सकती है। इसीलिए तो भाई कंपनी में डिसीजन मेकिंग के लिए दो लोगों को बिठाया जाता है, एक तो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड दूसरे होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स। तो जो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के सुपीरियर काम देखते हैं एंड जहां पे मेजॉरिटी लोगों की कंसेंट चाहिए होती है, जहां पर शेयर होल्डर का पार्टिसिपेशन एक्टिव मोड में हमको रिक्वायर्ड होता है, फिर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वहां पर रेजोल्यूशन पास करते हैं। और वो रेजोल्यूशन कौन पास करेगा? फिर हमारे मेंबर्स। उसके बाद में आगे इन्होंने क्या बोला है? सेपरेट मैनेजमेंट। भाई सिंपल सी बात है, 3 लेयर्स होती है यहां पर। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है? 3 लेयर्स होती है यहां पर। कौन कौन सी 3 लेयर्स होती है? पहला तो पैसा लगाने वाले, वो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। दूसरा, उन पैसों को यूटिलाइज करने वाले कौन होते हैं? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड थर्ड, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं किसके नाम से भाई? कंपनी के नाम से किए जाते हैं। ओके, तो वी कैन से वेरी इजीली भाई कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो कैसे होता है? सेपरेट। पैसा लगाने वाला कोई और, उस पैसों को यूटिलाइज करने वाला कोई और भाई जिसका नाम हो रहा है वो नाम करने वाला तो कोई और ही होता है। तो इस तरीके से ये सेपरेट मैनेजमेंट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद तुम लोग देखना यहां पर वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। भाई मुकेश अंबानी ना मेरे घर नहीं आया था, चाय पी के नाश्ता करके नहीं गया था और मुझे रिश्वत दे के नहीं गया था कि भाई तुम क्या करना, मेरी कंपनी के शेयर परचेस करना। भाई सिंपल सा हिसाब है, पटेटो टेक अदरवाइज राजवाड़ा देख। तुझे मेरी कंपनी के शेयर परचेस करना है तो कर, अदरवाइज निकल ना रहे यहां से पहली फुर्सत में। कोई किसी की रिक्वेस्ट नहीं करना है, कोई किसी का हम लोगों को ना ऐसे दामाद बना के उनकी सेवा पानी नहीं करनी है हम लोगों को कि भाई तुम हमारी कंपनी के शेयर सब्सक्राइब कर लो, शेयर सब्सक्राइब कर लो, शेयर सब्सक्राइब कर लो। नहीं, करना है तो कर, नहीं करना है तो निकल। कोई टेंशन हम लोगों को यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे इंदौर में डायलॉग चलता है भाई, पटेटो टेक अदरवाइज राजवाड़ा देख। तो ठीक यहीं पे इसी टाइप से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है। नाउ आगे टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ये जो टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है ये सबसे लास्ट पॉइंट है और ये क्या बोलता है भाई कि अनटिल एंड अनलेस, जब तक तुम लोग कंपनी के डिसोल्यूशन करने के लिए एप्लीकेशन फाइल नहीं करोगे तब तक भाई कोई भी कंपनी का जो है वो टर्मिनेशन नहीं हो सकता है। व्हाई? बिकॉज कंपनी इज हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इसका क्या होता है? एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे जो 11
अरे 11 भी बोल रहा है, 11 भी बोल रहा है, एक ही बोल कुछ तो भी। तो इस तरीके से ये पूरे के पूरे 11 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो टॉपिक तुम लोगों के सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसका नाम है नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी। ओ माय गॉड, शहर में हूं मैं तेरे, आके मुझे मिल, अरे कट कर दो, मजा नहीं आ रहा यार। ये नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस ऑफ अ कंपनी क्यों पढ़ना है भाई? ये पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि वो जो सॉन्ग है उस सॉन्ग के इंटेंशन को हम लोग क्या कर पाए, पूरा कर पाए। सर कौन सा सॉन्ग है? बोले घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। ओ माय गॉड, अब हमको समझ में आया सर आप क्या बोलना चाहते हो। देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, ठीक है? वो सॉन्ग वॉन्ग की तरफ ध्यान मत देना, वो तो ऐसे टाइम पास, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी तुम लोगों का लेक्चर रिकॉर्ड करते करते, तो थोड़ा सा माहौल कूल डाउन करने के लिए। ओके चलो, काम की बात हम लोग करते, समझो ध्यान से। कंपनी जो होती है ना एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब हम लोग ना कंपनी को देख सकते ना उसको फील मतलब वो वाला फील, हाँ फील कर सकते ना, हम उसके अंदर कोई सोचने समझने बोलने की कैपेसिटी होती है ना, तो कोई इसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो भाई कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो हम लोग कंपनी को किस गांव का, किस शहर का, किस नगर का, किस स्टेट का, किस देश का वासी या निवासी माने, ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए टास्क है। तो इन्होंने क्या किया, लॉ मेकर ने क्या किया, कंपनीज एक्ट 2013 में कॉन्सेप्ट मेंशन कर दिया। इन्होंने कॉन्सेप्ट ये दिया भाई कि चूंकि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और आपको यदि उसकी नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस को आइडेंटिफाई करना है, सिंपली कुछ मत करो, आप ये देख लो भाई कि कंपनी किस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेट हुई है। सर किस रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में इनकॉर्पोरेट हुई है, इसका मतलब क्या? देखो हमारे इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट में, हर एक स्टेट में एक एक रजिस्ट्रार का ऑफिस है, लेकिन हमारी कंट्री में 2 ऐसे स्टेट है जहां पर रजिस्ट्रार के एक नहीं 2 रजिस्टर्ड ऑफिस है, मतलब 2 आरओसी के ऑफिस है। हाँ भाई, तो एक स्टेट हुआ महाराष्ट्र और दूसरा स्टेट हुआ भाई तमिलनाडु। तो ये 2 स्टेट ऐसे जहां पे रजिस्ट्रार के एक एक ऑफिस नहीं है, जहां पे रजिस्ट्रार के कितने ऑफिस है? 2 ऑफिस है। तो आपको ये देखना है भाई कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये किस रजिस्ट्रार के अंडर में आती है? तो बोले आरओसी मुंबई के अंडर में आती है। तो रिलायंस की नेशनैलिटी और रेसिडेंस कहां का आ जाएगा भाई? मुंबई में इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब महाराष्ट्र में इनकॉर्पोरेट हुई है, और आरओसी कौन सा आता है वहां पर? आरओसी मुंबई आएगा। इट मींस व्हाट कि अब से जो भी कोई मैटर होते हैं, जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उसके लिए प्रोसीडिंग कहां पे की जाएगी भाई? मुंबई में की जाएगी, मुंबई आरओसी में किया जाएगा। ओके, तो एक तरीके से उन्होंने नेशनैलिटी और रेसिडेंस वाले कॉन्सेप्ट को यहां पर पूरी तरीके से कंप्लीट किया है। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां पर, उस टॉपिक का नाम है डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी, कि एक कंपनी बनाने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। सर एक बात बताओ ना, एक कंपनी बनाने के अभी तक हमको एडवांटेजेस ही दिख रहे थे, अब सर आप डिसएडवांटेजेस की बात क्यों कर रहे थे? देखो ना भाई, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? हर इंसान के 2 फेस होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना कि मल्टी फेस्ड इंसान होते हैं, बहुत सारे चेहरे होते हैं, है ना? हम तो इंसान बेवजह ही बदनाम, मतलब ऐसा बोला जाता था कुछ तो भी कि बोले रावण तो बेवजह ही बदनाम है। असली बदनामी तो इंसान के पास होती है क्योंकि एक फेस में कई सारे फेस छुपे होते हैं, ऐसा कुछ तो भी डायलॉग बोलते रहते। छोड़ो ना यार, हमको क्या लेना देना इन सब चीज़ों से, बेवजह बकवास क्यों करनी। लो सुनो ध्यान से अब आप लोग कि बोले डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी क्या क्या हो सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनी में सबसे पहला डिसएडवांटेजेस होगा भाई कि इसके फॉर्मेशन होता है यार, हट। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस जो होता है ना कंपनी का, वो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस ये होता है भाई कि कंपनी को बनाने की लागत, कंपनी को बनाने की कॉस्ट, कंपनी को बनाने की लागत, कंपनी को बनाने की फीस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहली चीज, बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड होती है। सेकंड भाई, कंपनी में आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, हर एक चीज का आपको ना प्रॉपरली क्या करना पड़ता है? डिस्क्लोजर देना होता है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। तो ये ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के चक्कर में, डिस्क्लोजर देने के चक्कर में क्या होता है कि कभी कभी आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है, वो भी जनरली क्या हो जाती है? जनरल पब्लिक के सामने आ जाती है, जो कि जनरल पब्लिक के सामने नहीं आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो आपके बिजनेस सीक्रेट्स थे। बट इट्स ओके, कॉर्पोरेट फॉर्मेट है, कंपनी फॉर्मेट में आपको बिजनेस करना है, तो फिर कहीं ना कहीं वो आपको ट्रांसपेरेंसी तो मेंटेन करना ही पड़ती है।
थर्ड जो डिसएडवांटेजेस मुझे अभी तक दिख रहा है, सारे के सारे डिसएडवांटेजेस मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। थर्ड जो डिसएडवांटेजेस मुझे दिख रहा है वो डिसएडवांटेजेस होता है भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। एक कंपनी के ऊपर काफी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, लाइक उनको ये कमेटी फॉर्म करनी होती है, ऑडिट कमेटी फॉर्म करनी होती है, सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कमेटी फॉर्म करनी होती है, सोसाइटी के लिए ये वो करना है, गवर्नमेंट के लिए ये करना है, एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। भाई देयर आर लॉट्स ऑफ बसड़ यार, मतलब बहुत सारी चीजें कंपनीज के ऊपर ना एप्लीकेबल होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेजेस होता है। तो ये 3-4 डिसएडवांटेजेस मुझे समझ में आ रहे हैं। बाकी के सारे डिसएडवांटेजेस मैंने तुम लोगों के लिए एज इट इज हमारे स्टडी मटेरियल से कॉपी करके रखा है। तुम लोग अभी ये लेक्चर देखने के साथ साथ ही तुरंत में पूरा की पूरा स्टडी मटेरियल भाई चार्ट के खत्म कर देना। कोई भी किसी भी टाइप की पेंडेंसी मत रखना, अपन लोगों को कोई पेंडेंसी नहीं रखना है, बिकॉज वी वांट टू सिक्योर फुल मार्क्स। 5 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे इस कंपनीज एक्ट 2013 वाले चैप्टर से, पूरे आउट ऑफ मार्क्स चाहिए और बाय हार्ट अपन लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले तुम्हारे सामने मैं डिसएडवांटेजेस यहां पर प्रेजेंट करता हूं। और देखिए साहब, डिसएडवांटेजेस की यदि मैं बात करूं तो जितने डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे अप्रोक्सीमेटली उतने की उतने ऐसे की ऐसे ठीक उसी तरीके से डिसएडवांटेजेस यहां पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस जो है ना भाई, वो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस है फॉर्मेलिटीज एंड एक्सपेंसेस। भाई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की जो फॉर्मेलिटीज होती है ना, तुम कभी देख लोगे ना भाई, कसम से यार, कसम से परेशान हो जाओगे। मतलब यदि किसी को कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है तो उसको एक हफ्ता तो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज अरेंज करने में ही लग जाता है। उसके बाद में जो उसके खर्चे होते हैं, जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो एक अलग बात हो गई। फिर उसके बाद में कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर, हर एक चीज का तुम लोगों को डिस्क्लोजर देना है, जैसा कि हम लोग यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ऑनरशिप। मतलब ऑनर कोई और है, मैनेज कोई और कर रहा है, नाम किसी और का है। तो ऐसे में ना शेयर होल्डर्स को ना कहीं डाउट होने लगता है, शेयर होल्डर्स को ना कहीं कंफर्टेबलनेस नहीं लगती है। शेयर होल्डर को कहीं ना कहीं डर लगता है कि भाई कल में कंपनी में कोई स्कैम हो गया, कल में कंपनी में कोई घोटाला हो गया, कल में कंपनी ने कोई एडवर्स ट्रीटमेंट कर दिए, किसी भी लॉ के कंप्लायंसेस को नॉन कंप्लायंसेस में कन्वर्ट कर दिया, तो उस चीज की सारी के सारे कॉस्ट, सारे के सारे नुकसान किसको बियर करने पड़ेंगे? शेयर होल्डर्स को। तो कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ा एक गैप होता है। नेक्स्ट, ग्रेटर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ग्रेटर टैक्स बर्डन इन सर्टेन केसेस एंड आगे डिटेल्ड वाइंड अप प्रोसीजर। भाई कंपनी को स्टार्ट करना जितना मुश्किल है ना, कंपनी को खत्म करना भी उससे ज्यादा कंबरसम है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो ये हमारा था भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपनीज। अब आज के इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा कंपनीज एक्ट 2013। देखिए आप लोग, कंपनीज एक्ट 2013 यार, जब तुम लोग तुम्हारे स्टडी मटेरियल में देखोगे ना तो कंपनीज एक्ट 2013 से पहले उन्होंने इंडियन कंपनी लॉ की या इंडियन कंपनीज एक्ट की ना पूरी की पूरी एक हिस्ट्री देके रखी हुई है। वो हिस्ट्री तुम लोगों को जरूर से रीड करना है, बिकॉज सम टाइम एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछेगा वो मैं तुम लोगों को बता देता हूं। सबसे पहले कंपनीज एक्ट हमारे इंडिया में किस ईयर में अडॉप्ट हुआ था, कहां से? मेरे ख्याल से यूके, इंग्लिश लॉ था, इंग्लिश लॉ मतलब यूके का लॉ था। उस यूके के लॉ को क्या किया था हम लोगों ने यहां पर कॉपी किया था, ठीक है। फिर टाइम पे हम लोगों ने उसमें अमेंडमेंट्स किए थे एंड फाइनली हमारे पास में कंपनीज एक्ट 1956 है, वो 1956 आया था। फिर 1956 को हमने चेंज कर दिया था, और ये चेंज किसके कहने पे किया था? ध्यान से सुनना, लिख के रख लो, और तुम्हारे स्टडी मटेरियल तुम्हारे हाथ में है तो तुम लोग वहां पर देखना, रिकमेंडेशन ऑफ जे ईरानी कमिटी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के जो डोनर थे, जिनका मेन कंट्रीब्यूशन था, भाई जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी इस कंपनीज एक्ट 2013 को रिवाइव करने में, नया कंपनीज एक्ट लाने में, वो इंसान थे भाई जे ईरानी। जे ईरानी साहब ने क्या किया कि गवर्नमेंट को ना अपनी रेकमेंडेशंस दी। रेकमेंडेशंस देने के बाद उन्होंने बताया कि तुम्हारा ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है ना, ये आउटडेटेड हो चुका है। वर्ल्ड की बाकी सारी कंट्रीज में देखो कि कंपनीज एक्ट में कितने रिफॉर्म आ चुके हैं, मॉडर्नाइजेशन आ गया है, काफी सारी अडेप्टेबिलिटी आ गई है, काफी सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। लेकिन हमारा ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है ना, ये निहायत ही बुरा एक्ट है। बुरा एक्ट इस सेंस में नहीं है भाई कि यहां के प्रोविजंस कोई काम के नहीं है। उन्होंने ये बोला कि ये आउटडेटेड है, सारे के सारे प्रोविजंस ना ऐसे हो चुके हैं भाई कि जैसे जंग लगा हुआ सरिया होता है ना, ठीक उसी तरीके, वो पुनिया दादा वाला सरिया नहीं है, जंग लगा हुआ सरिया बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो जंग लगा हुआ सरिये की तरह हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हो गया है। तो जब ये गवर्नमेंट के पास गए, बोले इसको चेंज करो चेंज करो चेंज करो,
हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने जे ईरानी साहब को बोला कि हम आपको इस कमेटी का एक्सपर्ट बनाते हैं कि रिफॉर्म लाना है हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 2013 का, आप अपनी रिकमेंडेशंस दो, उन रिकमेंडेशंस यदि हमको अच्छी लगती है, हमारे एक्सपर्ट को अच्छी लगती है, तो फिर हम लोग उसके ऊपर क्या बना देंगे, यहां पर लॉ बना देंगे। और ठीक हुआ ही ऐसा। कंपनीज एक्ट 2013 29 अगस्त 2013 को पास हुआ। 30 अगस्त को ऑफिशियल गैजेट, ये ऑफिशियल गैजेट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है, जहां पे गवर्नमेंट को जब भी कोई नई चीजें इंट्रोड्यूस करनी होती है, अनाउंस करनी होती है, तो वो लोग किस में प्रेजेंट करते हैं, उसको ऑफिशियल गैजेट में क्या करते हैं, उसको पब्लिश करते हैं। तो अब तुम लोग समझना यहां पे ध्यान से, भाई ऑफिशियल गैजेट में कब पब्लिश हुआ था, 30 अगस्त 2013 को। एंड फाइनली हमारे इंडिया में उसी दिन डेट मेंशन कर दी थी कि कंपनीज एक्ट, नया वाला कंपनीज एक्ट 2013 कब से एप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल 2014 से। तो हमारे इंडिया में 1 अप्रैल 2014 से कौन सा एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, कंपनीज एक्ट 2013। बोले सर किन किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, भाई वो सारी कंपनी जो इस एक्ट के आने के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, उनके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। साथ ही साथ वो कंपनी जो किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में बनी हुई है, किसी प्रीवियस कंपनीज एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, उन सारी कंपनीज के ऊपर भी क्या होता है, ये कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे, उनके ऊपर भी ये अप्लाई होते हैं। बट कुछ ऐसी कंपनी, भाइयों ध्यान से सुनिएगा तुम लोग, कुछ ऐसी कंपनी जिनके ऊपर कोई स्पेशल एक्ट एप्लीकेबल होता है। बोले स्पेशल एक्ट कैसे, जैसे मैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की बात करूं, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारे इंडिया में सारी की सारी बैंकिंग कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। तो भाई फिर बैंकिंग कंपनी पे कंपनीज एक्ट के प्रोविजन वहां तक एप्लीकेबल नहीं होंगे जहां तक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में पूरी की पूरी क्लियरिटी है। लेकिन जहां पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन साइलेंट है, फिर वहां पर हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एक्शन में आता है, और फिर कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो एप्लीकेबल हो जाता है। तो पहला बैंकिंग कंपनी, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, चौथा एनी अदर ऐसी वाली कंपनी भाई जिसके लिए कोई स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करके रखी है, उनको रिलैक्सेशन देके रखी है। तो जनरली उस एक्सटेंट तक उसके ऊपर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते। अपार्ट फ्रॉम दिस, each and every type of companies covered under Companies Act 2013 कब से एप्लीकेबल हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से। कब पास हुआ था भाई, 29 अगस्त 2013 को पास हो गया था। पब्लिश कब किया था हमने इसको, 30 अगस्त 2013 को हम लोगों ने क्या किया था, इसको पब्लिश कर दिया था। सर इस कंपनीज एक्ट 2013 में कितने सेक्शन है भाई, 470, 470 सेक्शन है। मार्क माय वर्ड, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 470 सेक्शन है एंड यहां पर 7 शेड्यूल्स मेंशन करके तुम लोगों को रखे हुए हैं। तो ये मैंने तुम लोगों को पूरा की पूरा एक कंपनीज एक्ट 2013 का बिल्कुल एप्लीकेबिलिटी से लेके हिस्ट्री बैकग्राउंड तक की सारी बातें बता दी है। आप लोगों को अपना जो स्टडी मटेरियल, देखो मैं तुम लोगों को बताता हूं कौन सा स्टडी मटेरियल है। तो ये देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे स्टडी मटेरियल है जो आपके बिलव्ड इंस्टीट्यूट ICSI ने इशू किया हुआ है। सारे के सारे कंटेंट तुम लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। प्लीज तुम लोग इसी को रेफर करना, या फिर तुमने यदि किसी टीचर के नोट से या अपने सेल्फ नोट से पढ़ा है तो प्लीज तुम लोग उसको भी रेफर कर लेना। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बोल दी है लेकिन तुम्हारे नोट्स में नहीं है तो तुम लोग उसको अलग से नोट डाउन भी कर लेना। तुम लोग अभी इतना डिस्कशन कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एकदम धमाकेदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर गाइस।